हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 की अगली हेडिंग फार्मल आवेश के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा फार्मल आवेश कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ध्यान से आप समझें। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लुईस बिंदु संरचनाएं, ठीक है। लुईस बिंदु संरचना के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। लुईस बिंदु संरचनाएं सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाती हैं, ठीक है। लुईस बिंदु संरचनाएं जो हैं वे सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति जो होती है अणु की वह नहीं दर्शाती हैं। बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश, ठीक है, जो बहुपरमाणुक आयन हैं उनमें संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है, ठीक है। बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश जो है वह किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है। हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फार्मल आवेश दर्शाया जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु पर फार्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश दर्शाया जा सकता है, ठीक है। फार्मल आवेश जो है इसमें आपको बताया गया कि लुईस बिंदु संरचनाएं जो होती हैं वे सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति को नहीं दर्शाती हैं। बहुपरमाणुक आयनों में, ठीक है, जो बहुपरमाणुक आयन हैं, बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है, ठीक है। बहुपरमाणुक आयन में संपूर्ण आवेश जो है वह किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है। हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फार्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश दर्शाया जा सकता है, ठीक है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर, बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश को उसके विलगित स्थिति में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश को उसके विलगित स्थिति अर्थात मुक्त परमाणु अवस्था में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन तथा की कुल संख्या, ठीक है, जब वह मुक्त अवस्था में है, विलगित है, उस स्थिति में उसके पास संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में फार्मल आवेश को परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार फार्मल आवेश का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान दें, लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फार्मल आवेश, ठीक है, लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फार्मल आवेश क्या होगा, तो लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फार्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस अनाबंधित अर्थात एकाकी युग्म लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस 1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है। तो लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फार्मल आवेश क्या होगा, तो मुक्त परमाणुओं में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस अनाबंधित एकाकी युग्मों की कुल संख्या माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है। इस सूत्र से फार्मल आवेश निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। फार्मल आवेश का परिकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक है। फार्मल आवेश का परिकलन जो है, गणना जो है, इस पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में
अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो सहभाजित होंगे, जो बॉन्डिंग होंगे, उनका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लोन पेयर हैं तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। जैसे आइए देखते हैं ओजोन O3 के अणु को लें। O3 की लुईस संरचना इस प्रकार लिखेंगे। लुईस स्ट्रक्चर लिखना हो ओजोन का तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया गया था। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब जो है यह इलेक्ट्रॉन जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है एकाकी युग्म के रूप में, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन और यह ऑक्सीजन नंबर 1 वाला अपना 4 इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, ठीक है। तो यह अपना कितना इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बना है और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से यह बंध बना है, 2 बंध हो गए। अब इसके पास का जो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। यह ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन से यह एक बंध बना दिया है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन सुरक्षित है, 2 4 6। तीसरे नंबर वाले ऑक्सीजन का आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन सुरक्षित हैं, 2 4 6। लेकिन 1 वाले ऑक्सीजन के पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में खर्च कर दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन से बंध बनाने में खर्च कर दिया है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 2 नंबर वाले ऑक्सीजन से बंध बनाने में खर्च किया हुआ है। अब आपको 1 2 3 इन तीनों ऑक्सीजन का फार्मल आवेश निकालना है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं को 1 2 3 द्वारा चिन्हित किया गया है, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणुओं को 1 2 3 के द्वारा चिन्हित किया गया है। तो पहले 1 का निकालते हैं। 1 का क्या होगा, तो 1 द्वारा चिन्हित केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फार्मल आवेश, ठीक है। नंबर 1 द्वारा चिन्हित केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फार्मल आवेश बराबर, सूत्र क्या था, मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के पास, 6 होंगे। यह हो गया 6 माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है इसके पास, 2 है, ठीक है। तो 6 माइनस 2 माइनस 1/2 आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, ठीक है। तो 1 वाले के पास आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 2 4 6। इस ऑक्सीजन का आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या लिखना है, कितने हुए, 2 4 6। तो यह हो गया 6। तो यह हो गया आपका ऑक्सीजन का। आप निकाल रहे हैं फार्मल आवेश किसका, 1 नंबर का। तो आपने लिखा कि फार्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो ऑक्सीजन के मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 2 हो गए। अब माइनस 1/2 आवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो 6 हो गए। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 इसमें कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, 2 3 6। तो -3 और -2 -5 हो जाएगा। -5 घटेगा 6 में से तो +1 आएगा, ठीक है। तो यह +1 हो गया किसके लिए, 1 नंबर वाले के लिए। तो इस पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब आते हैं 2 नंबर ऑक्सीजन के लिए। तो 2 द्वारा चिन्हित ऑक्सीजन परमाणु का फार्मल आवेश कितना होगा, तो मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी, 6 माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो 6 माइनस 4। अब माइनस 1/2 आवंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, 2 और 4, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। तो -2 और -4 मिलकर -6 हो गए। तो 6 से 6 गया, 0 हो गया। तो 2 नंबर पे कोई आवेश नहीं होगा, 0 आवेश होगा। अब आते हैं 3 नंबर पे, ठीक है। तो 3 नंबर का क्या होगा, तो 3 नंबर में आपका हो जाएगा 6। मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन कितनी होगी, 6। अब माइनस अनाबंधित एकाकी युग्म की संख्या कितनी है लोन पेयर का, तो लोन पेयर है 6। 3 नंबर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो 6 माइनस 6,
6 माइनस 6 माइनस हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है, तो 2 हो गए, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा यहाँ पे, 1 बचा यहाँ पे, तो -1 और -6 -7 हो गए, -7 + 6 तो -1 हो गया। तो 3 नंबर ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो -1 आएगा। अतः ऑक्सीजन अणु को फॉर्मल आवेश इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 नंबर ऑक्सीजन पे +1 आया था तो प्लस हो गया, 2 नंबर पे 0 आया था और 3 नंबर पे -1 आया है अर्थात माइनस हो गया। तो इस तरह से आपने देखा ओजोन अणु को फॉर्मल आवेश के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि फॉर्मल आवेश अणु में वास्तविक आवेश पृथक्करण प्रकट नहीं करते हैं। फॉर्मल आवेश जो हैं वे अणु में वास्तविक आवेश पृथक्करण प्रकट नहीं करते हैं। लुईस संरचना में परमाणुओं पर आवेश को दर्शाने से अणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। लुईस संरचना में परमाणुओं पर आवेश को दर्शाने से, लुईस संरचना में परमाणुओं पर आवेश को दर्शाने से अणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों को लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो फॉर्मल आवेश की सहायता से हम किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम कम से कम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलता है, ठीक है। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है, न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश होता है। न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है। फॉर्मल आवेश का जो सिद्धांत है वह आबंधन का शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है, ठीक है। तो जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन जो है वह समान रूप से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है। साधारणतः जो है न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत जो है आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था फॉर्मल आवेश के बारे में। आइए देखते हैं कुछ लुईस बिंदु संरचना के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखिए। तो किसी भी यौगिक का लुईस बिंदु संरचना लिखने के लिए सर्वप्रथम जो है आपका स्टेप 1 जो है, पद 1 जो है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना करना पड़ेगा आपको। तो जो यौगिक आप लेंगे या अणु लेंगे तो उसमें जितने परमाणु होंगे उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऐड करना होगा। तो आपने लिया है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु को, इसका लुईस बिंदु संरचना लिखना है। तो पहला स्टेप यह होगा कि कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना करना। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के बाह्य अर्थात संयुक्ता कोश का विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह कार्बन का होगा बाहरी कोश का 2s2 2p2, जबकि ऑक्सीजन का होगा 2s2 2p4, ठीक है। अतः उपलब्ध संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वह 4 + 6 अर्थात 10 हो जाएगी, ठीक है। तो यह पहला स्टेप है, संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हम निकाल लेते हैं जो कि आया है 10। अब दूसरा स्टेप, कार्बन मोनोऑक्साइड की आधारभूत संरचना लिखना है। तो C और O, कार्बन मोनोऑक्साइड की आधारभूत संरचना क्या होगी, C और O के रूप में होगी, जो आमने सामने होंगे। तीसरा स्टेप जो है कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच एक एकल आबंध बनाएं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बंध बनाएं अथवा एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें।
तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को लिखा गया है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को लिखा गया है। ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें, ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें। अब जो है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया और बच गए कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाएं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का ऑक्सीजन के पास पहुंचकर उसका अष्टक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बंध को दिखाया गया है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बंध को दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 2 4 6 8 ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन कार्बन के पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है बहु आबंध का मल्टीपल बॉन्ड की आवश्यकता है। ठीक है, इन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध लिखने पर, अगर इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लिखा जाए, त्रिआबंध लिखने पर दोनों परमाणुओं के अष्टक का नियम पालन हो जाता है। देखें ध्यान से, अब जो है हम जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर में लगा देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छोड़ के 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लगा देते हैं। और इस तरह से जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर में आ जाएंगे तो कार्बन का भी 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी 8 हो जाएगा। इस तरह कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 बंध बन जाएंगे और एक एक लोन पेयर कार्बन ऑक्सीजन के पास बच जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा स्ट्रक्चर है आपका नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन अर्थात NO2- के लिए लुईस संरचना लिखना है। NO2- के लिए लुईस संरचना लिखना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और 1 माइनस है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है पहले स्टेप में निकालते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो नाइट्रोजन का बाय कोष होगा 2s2 ऑक्सीजन का होगा 2s2 तो नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए संयुक्ता इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन का जो हो गया वह 6 और 2 ऑक्सीजन है तो 6 × 2 तो 12 हो गया और +5 17। तो NO2- में अभी NO2 का संयुक्ता इलेक्ट्रॉन जो निकला है वह 17 आया है। इकाई ऋण आवेश के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जमा करने पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी, 17 + 1 अर्थात 18 हो जाएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें आपने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लिया 18। अब दूसरा स्टेप है NO2- आयन की आधारभूत संरचना को हम इस प्रकार लिखेंगे। अब NO2- के आधारभूत संरचना स्केलेटल स्ट्रक्चर को लिखना है। तो इसमें आपको बताया गया है जिसकी विद्युत कम होती है उसको सेंट्रल एटम बनाते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत कम है, नाइट्रोजन की, जिसको हम सेंट्रल एटम बना देते हैं। तो नाइट्रोजन जो है सेंट्रल में आ गया और ऑक्सीजन उसके अगल बगल आ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हैं। इन्हीं 18 इलेक्ट्रॉनों को आपको बांट देना है। पद 3 आ गया, नाइट्रोजन तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच, नाइट्रोजन तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच एक आबंध बनाने अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण करने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन एक एकाकी युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 18 इलेक्ट्रॉन थे उसमें ऑक्सीजन का अष्टक पहले कंप्लीट कर दिया गया। बगल वाले ऑक्सीजन जो है उसका भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास जो है आप देख रहे हैं 6 और 8 6 14 14 2 18 18 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया गया। 1 माइनस के लेकर 18 इलेक्ट्रॉन है। 8 2 10 2 12 2 14 2 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 4 6 8 2 10 2 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है। चूँकि अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। क्योंकि इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, 2 4 6 ही हैं, पूरा नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का हो जा रहा है, इस ऑक्सीजन का भी 6वें हो रहा है।
ठीक है। चूंकि इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु का स्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बहु आबंध की आवश्यकता है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स की आवश्यकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किसी एक परमाणु के बीच एक द्वि आबंध बनाने पर निम्नलिखित लुईस संरचना प्राप्त होगी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के किसी भी तरफ जो है हम एक डबल बॉन्ड बना देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करा के। तो अब आप देख रहे हैं कि यह 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है एक माइनस आवेश के रूप में। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। पूर्ण 18 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ गए, जहाँ पर 2 बंध आ गया। ठीक है, 2 बंध बन गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से 2 बंध बन गया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ शेयर करके एक बंध और बन गया। तो इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच 2 बंध है, इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बंध है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, तो यह था आपका लुईस बिंदु संरचना के बारे में। ठीक है, तो लुईस बिंदु संरचना जब बन जाती है तब जो है फार्मल आवेश कंसेप्ट आता है, जिसको हम लोग निकालते हैं एक सूत्र से कि लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फार्मल आवेश कितना होता है, तो बराबर होता है मुक्त परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इस सूत्र की सहायता से हम फार्मल आवेश की गणना करते हैं। फार्मल आवेश का क्या यूज होता है, तो फार्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो फार्मल आवेश का क्या यूज है, तो फार्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फार्मल आवेश होता है। फार्मल आवेश का सिद्धांत जो है आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन जो है समान रूप से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था फार्मल आवेश के बारे में। थैंक यू।